अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर जॉफरी चौसर का जो लास्ट पीरियड था इंग्लिश पीरियड इसके हवाले से है। इंग्लिश पीरियड ऑफ द चौसर वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पीरियड ऑफ हिज लाइफ एंड इसकी जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ज़्यादा है और इसी वजह से इसको फादर ऑफ इंग्लिश और फादर ऑफ पोइट्री भी कहा जाता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले द इम्पोर्टेंस ऑफ द कैंटरबरी टेल को डिस्कस करते हैं। जॉफरी चौसर के वर्क को, चौसर का जो लास्ट पीरियड था जिसमें उसने कैंटरबरी टेल वो प्रोड्यूस किया था। कैंटरबरी टेल, इट वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएम ऑफ द टाइम और इसी वजह से इंग्लिश लिटरेचर का एक प्रॉपर स्टार्टिंग पॉइंट भी यही है। सो दैट कैंटरबरी टेल इज़ वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एंड सेलिब्रेटेड वर्क्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ स्टोरी। इसमें हमें यहाँ पर पॉइंट टू बी रिमेंबर दैट इट इज़ अ कलेक्शन मीन्स देयर आर पीपल्स and they are supposed to tell the story. So this is the collections of different stories told by different peoples, belong to the different groups or belong to the different class of the society. So this story told by the group of pilgrims on the way to the shrine of Thomas Becket. अब ये जो लोग थे, ये जो group of people थे, ये कहाँ जा रहे थे? ये shrine जा रहे थे Thomas Becket. And who was Thomas Becket? Thomas Becket was a religious person and who was murdered or who was killed by Henry II. Henry II was the son of the Matilda, and Matilda was the daughter of Henry I. So here he was killed. Thomas Becket was killed by Henry II और जब वहाँ पर उसको मार दिया जाता है तो फिर पूरे मुल्क में, कंट्री में उस टाइम के दौर में उसकी जो किलिंग्स है उसको उस पर मातम मना दिया जाता है और उसको एक माइटार का पोजीशंस, मकाम, रैंक दे दिया जाता है। सो द बैकेट इन द कैंटरबरी, क्योंकि कैंटरबरी पर वहाँ पर उधर उसकी जो श्राइन है वो बन जाती है। सो द स्टोरी रिफ्लेक्ट द डाइवर्स सोशल, कल्चर एंड रिलीजियस एस्पेक्ट ऑफ द मिडिवल England as well as the personal experience, opinion, values of the storytellers. अब यहाँ पर हमारे पास तकरीबन जो लोग होते हैं इंक्लूडिंग वहाँ पर एक इन होता है और इन में तकरीबन 30 लोग इंक्लूडिंग चौसर, वो साथ में जो बिलोंग करते हैं डिफरेंट क्लास से, डिफरेंट क्लास ऑफ द ऑल द पीपल्स आर all are representing their class. Even this group include the women's as well. So even the religious people, एक तो हमारे पास यहाँ पर किंग्स एंड क्वींस के अलावा बाकी जितने भी लोग थे, हर एक सोशल क्लास से एक इंसान लिया गया था, इस ग्रुप में शामिल था जो उससे अपने ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा था। अब यहाँ पर 30 पीपल थे जिनको कहा गया था कि यहाँ से जाने के लिए, कैंटरबरी तक जाने के लिए आप लोगों ने क्या करना है, you are supposed to tell us the two stories on the way to the shrine, on the way to the Thomas Becket shrines, and upon returns you have to tell the two stories. So इस तरह से ये जो एक आइडिया था 120 टेल्स का, ये फिर कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली चौसर ने इन सारे टेल्स को कवर नहीं किया क्योंकि इन बिटवीन चौसर की डेथ हो जाती है। तो यहाँ पर जो 30 लोग थे, ये इनकी टेल से हमें अगर हम ब्रॉडली बात करते हैं तो पहले तो हमें यहाँ पर ये रिफ्लेक्ट करते हैं, ये जो स्टोरीज़ हैं, ये स्टोरीज़ एक्चुअली इट रिफ्लेक्ट्स, अगर हम कल्चर के हवाले, सोशल डाइवर्स कल्चर, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि यहाँ पर हमें डाइवर्स कल्चर ऑफ द सोसाइटी, इसके अलावा सोशल स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी,
एंड स्पेसिफिकली द मिडिवल सोसाइटी एंड द रिलीजियस एस्पेक्ट, वो हमें मिडिवल एज के रिलीजियस की जो नज़रियात थी, जो रिलीजियस की जो अकीदे कन्विक्शंस थे, वो भी हमें पता चलता है एस्पेक्ट से इंग्लैंड के। इसके अलावा अगर हम इनके पर्सनल एक्सपीरियंस को देखते हैं, क्योंकि चौसर ने किसी को क्रिटिसाइज नहीं किया, चौसर डिड नॉट क्रिटिसाइज हिमसेल्फ डिड नॉट क्रिटिसाइज एनीवन, उसने किसी को भी खुद क्रिटिसाइज नहीं किया, उसने कैरेक्टर को आपके रीडर के सामने लाकर पेश किया और फिर रीडर को कहा कि नाउ दिस इज़ द पर्सन एंड नाउ यू कैन जज द पर्सन इफ़, अगर आपके मुताबिक, रीडर के मुताबिक अगर कोई करैक्टर है वो सही है तो सही है, गलत है तो गलत है। चौसर ने ख़ुद कोई कमेंट्री नहीं की है कि इस करैक्टर को ऐसा होना चाहिए था, उसको वैसा होना चाहिए था, इसको ये नहीं करना चाहिए था, वो नहीं करना चाहिए था। तो इस तरह से जो चौसर था उसने ख़ुद कोई कमेंट्री नहीं की इस पर कि उसने किसी को ख़ुद नहीं जज किया, और अदर उसने एक करैक्टर्स को लाकर आपके सामने लाकर खड़ा किया और फिर आपसे कहा, रीडर्स से कहा कि अब आप क्या करें, आप करैक्टर्स को ख़ुद क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, आप करैक्टर को ख़ुद जज कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम करैक्टर के जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो डाइवर्स कल्चर और सोशल रिलीजियस के हवाले से अगर हम उसके पर्सनल एक्सपीरियंस, हर एक करैक्टर के अगर हम पर्सनल एक्सपीरियंस को देखते हैं और साथ में उनके जो ओपिनियन है अबाउट द डिफरेंट थिंग एंड स्पेसिफिकली अबाउट द लाइफ, यहाँ पर जो सोसाइटी थी ऑल टुगेदर फ्रेंच से इन्फ्लुएंस थी, तो उनके जो ओपिनियंस थे, ओपिनियन के बेस पर, उनके पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पर, उनके वैल्यूज़ जो थे वो जिस चीज़ में मानते थे, तो हम इसी बेस पर हम इन करैक्टर को क्रिटिसाइज़ भी कर सकते हैं। सो कैंटरबरी टेल्स जो थे ये एक रिमार्केबल एग्जांपल है ऑफ द चॉसर मास्टरी ऑफ वेरियस लिटरेरी जॉनराज सच एज रोमांस, एलेगरी, फैबल, सरमन एंड सटायर। अब ये जो सटायर था, ये कोई स्ट्रिक्ट सटायर नहीं था, कोई स्ट्रॉन्ग सटायर नहीं था, बल्कि ये मैंने अभी भी कहा कि इसने रीडर पर छोड़ा था कि अब आप लोग क्या करें, खुद इस पर क्रिटिसिज्म करते हो, सटायर करते हो, जो भी करते हो आपने, इट इज़ द बिजनेस ऑफ द readers to judge the to judge the character. It does not mean that you are judging only the character, it means that you are judging the class below, from which the character belongs, जिससे वो character belong करता है। So Canterbury Tales is considered a landmark in the development of the English language and literature. So it showcases Chaucer innovative use of vernacular language. चौसर ने जो काम किया हुआ था वो ये था कि उसने भी जस्ट लाइक बोकाशियो, डॉन्टे एंड पेट्रार्क, उसने भी वर्निक्यूलर लैंग्वेज में उसने भी ये काम किया हुआ था, जिसकी वजह से इंग्लिश लैंग्वेज को प्रमोशन हासिल हुई, उसको प्रमोट कर दिया गया था। क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज जो था यहाँ पर, जिसको हम मिडिल इंग्लिश के नाम से जानते हैं, वो लोअर क्लास के लिए सिर्फ था, वो ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं थी, वो रिलीजियस लैंग्वेज नहीं थी। रिलीजियस के लिए लैटिन यूज़ होती थी, ऑफिशियल लैंग्वेज एज अ फ्रेंच बतौर ऑफिशियल लैंग्वेज यूज़ हो रही थी। तो जो इंग्लिश थी वो दे वर सपोज टू बी स्पोकन बाय only the common people or the people belongs to the lower class of the society। लेकिन चौसर ने क्या किया कि उसने जो लोकल लैंग्वेज थी, जो मिडिल इंग्लिश लैंग्वेज थी, उसको प्रमोट किया, उसको मेन स्ट्रीम लैंग्वेज बना दिया था। तो ये सबसे अहम डेवलपमेंट थी चौसर की, जो उसने कहा किया था। सो इंग्लिश में जब उसने वर्निक्यूलर लैंग्वेज को प्रमोट किया, इंग्लिश को प्रमोट किया, तो इंग्लिश में क्या हुआ कि उसकी जो वोकैबलरी थी वो रीच हो गई, इंग्लिश की वोकैबलरी रीच हो गई। इसके अलावा उसकी जो स्किल वर्सिफिकेशंस थी एंड हिज ब्रिलियंट रेट्रिकल टेक्निक्स जो थे वो बहुत ही ज़्यादा शानदार थे। थीम्स और पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करते कैंटरबरी टेल को, हम थोड़ी देर बाद हम इसी लेक्चर में हमने डिस्कस करना है वन बाय वन टेल को, हम इसको डिस्कस करेंगे, उस पर हम कमेंट्री भी करेंगे कि चौसर कौन कौन से पर्सपेक्टिव हमें डीपली प्रोवाइड कर रहा है इसी पोएम में। तो द थीम एंड पर्सपेक्टिव द कैंटरबरी टेल्स जो है, द कैंटरबरी टेल एक्सप्लोर अ वाइड रेंज ऑफ द थीम्स एंड पर्सपेक्टिव्स सच एज लव। अगर यहाँ पर हम देख लेते हैं कि कौन कौन से थीम्स हमें मिलते हैं, तो एक तो हमें लव के एंगल भी यहाँ पर लव भी है, मैरिज, मैरिज, इसके अलावा सेक्स, जेंडर एंड क्लास, रिलीजन,
class, religion, morality. Morality is one of the themes. इसके अलावा vanity, vanity, appearance, इसके अलावा हम वायलेंस को भी देख सकते हैं. वायलेंस भी है, जस्टिस भी है, जस्टिस एंड डेथ. तो ये जो थीम है, इसके अलावा और भी बहुत सारे थीम हैं. दीज आर द फ्यू थीम्स दैट आई हैव जस्ट मेंशन. सो चौसर डज नॉट प्रेजेंट अ सिंगल एंड और अथॉरिटेटिव व्यूज़. अभी मैंने कहा ना कि चौसर ने खुद अपनी व्यूज़ को, अपनी अथॉरिटेटिव व्यूज़ को इम्प्लीमेंट नहीं किया. चौसर ने क्या किया था कि उसने ऑन दिस टॉपिक बट रादर अलाउ हिज करेक्टर टू एक्सप्रेस देयर ओन ओपिनियंस एंड एक्सपीरियंस. चौसर ने खुद किसी करेक्टर को प्रेजेंट नहीं किया कि ये करेक्टर इस टाइप्स था. रादर उसने करेक्टर्स को ये टेक्निक दी थी कि उसने करेक्टर को वॉइस दी थी. करेक्टर को. द करेक्टर ऑफ द जॉफ्री Chaucer speak to the readers. Rather इस तरह से था कि चौसर खुद बात नहीं कर रहा था रीडर को, बल्कि उसके करेक्टर खुद अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे थे उसके रीडर को. तो यहाँ पर अगर हम देखते opinions and express their own opinions and experiences, often in contrast and conflict with each other. So Chaucer also invite the reader to judge the validity and morality of the story and the storytellers, as well as to the question the reliability and authenticity of the narratives. So Chaucer themes and perspectives are often influenced by his source and analogs such as classical, biblical. From the Bible, the reference has been taken. From the medieval text, the reference has been taken also. So उसने क्या किया था कि उसने इन चीज़ों को रीडर पर छोड़ दिया था. तो चौसर की जो कंट्रीब्यूशन था, एक और चीज़ यहाँ पर हम मेंशन करेंगे, चौसर कंट्रीब्यूशन टू द लैंग्वेज. सो चौसर कंट्रीब्यूशन जो था इज़ वाइडली रिगार्डेड एज द फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री एंड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूटर टू द इंग्लिश लैंग्वेज. ही चूज to write in English rather than in Latin or French. इसलिए तो हम कहते हैं ना कि चौसर को द मॉर्निंग स्टार ऑफ इन द रेनेसांस, क्योंकि उसने क्या किया था कि उसने इंग्लिश लैंग्वेज को प्रमोट किया था. उसने इंग्लिश लैंग्वेज में अपना जो सबसे जो बेहतरीन काम था उसने अपना इंग्लिश में लिख चुका था वो, विच वर द डोमिनेंट लैंग्वेजेस ऑफ द लिटरेचर. फ्रेंच एंड लैटिन वर द डोमिनेंट लैंग्वेजेस ऑफ द लिटरेचर एट दैट टाइम एंड लर्निंग in his time. So he also enriched and expanded the English vocabulary by borrowing words from the Latin, from the French, from the Italy, from the Italian language and other languages as well as by coining new words, expressions. He's also introduced new poetic form and technique into the English, and such as rhyme royal, iambic pentameter, एंड द यूज़ ऑफ द रेट्रिक. सो उसने क्या किया था कि चौसर ने स्टैंडर्डाइज किया था, पॉपुलराइज किया था ईस्ट मिडिल लैंड का जो डायलेक्ट था ऑफ इंग्लिश का उसको. सो चौसर ने अगर हम उसके अलावा एक और चीज़ को चौसर के देख लेते हैं कि उसने जो चैलेंज किया था जो सोसाइटी में जितने स्टीरियोटाइप्स थे, चौसर ने क्या किया था कि वॉज नॉट अ पैसिव और कन्फर्मिस्ट राइटर, कि उसने बस जो स्टीरियोटाइप्स थे उसको एक्सेप्ट किया था और उसके अगेंस्ट कोई बात नहीं की. चौसर इस किस्म का नहीं था, लेकिन बट रादर ही वाज अ क्रिटिकल एंड अ क्रिएटिव वन. उसने क्या किया था कि उसने जो जितने भी स्टीरियोटाइप्स थे और जितने भी कन्वेंशंस ऑफ द सोसाइटी थे उसको सबको चैलेंज किया था. खास करके जो व्यूज़ थे जो वुमेंस के बारे में जो व्यूज़ थे, जो करप्शंस के बारे में जो व्यूज़ थे, इन सारी चीज़ों को उसने क्या किया था कि उसने चैलेंज किया था. इन स्टीरियोटाइप्स को मोरालिटी थी या फिर प्रायोरिटीज़ थी. फॉर एग्जांपल अगर हम उसके वुमेंस को देख लेते हैं तो उसने वुमेन को एज ए कम्प्लेक्स एंड डाइवर्स कैरेक्टर्स प्रेजेंट किया था, who could be virtuous, intelligent, powerful, independent, sensual rather than a passive, submissive or sinful. उसने क्या किया था कि जो वुमेन्स थे उसको एक बतौर कि वुमेन्स आर इंटेलिजेंट, दे आर पावरफुल,
they are powerful, they are virtuous, दे आर दी वर्च्यूस, उसने वर्च्यूस प्रेजेंट किया था रादर देन कि वुमेंस जो है वो सीनफुल है और या फिर सब मैसिव है या फिर पैसिव है। उसने वुमेंस को एज इंडिपेंडेंट करेक्टर्स प्रेजेंट किया था। सो इट वाज समथिंग न्यू इन दैट मेडिवल सोसाइटी, क्योंकि औरतों के बारे में ऐसा तस्वर करना ये कोई इट वॉज समथिंग वेरी यूनिक। सो उसने और करप्शन के बारे में भी उसने यही कहा था कि ही एक्सपोज द करप्शन, हाइपोक्रेसी ऑफ द चर्च, द नोबेलिटी एंड हु ऑफन अब्यूज देयर पावर एंड वेल्थ एंड नेग्लेक्टेड देयर ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो उसने क्वेश्चंस की थी द मोरालिटी को भी, वैल्यूज ऑफ हिज सोसाइटी को, विच ऑफन फेवर्ड मटीरियलिज्म, वायलेंस एंड सेल्फ इंटरेस्ट। अब जहाँ पर जो लोग थे, जो खास करके जो नोबेलिटी थी, जो नोबेलिटी थी या फिर जो चर्च था, वो क्या कर रहे थे कि वो फेवर कर रहे थे, किस चीज़ को फेवर कर रहे थे? सेल्फ इंटरेस्ट को देखते थे, सेल्फ इंटरेस्ट, अपने सेल्फ गेन को, और इसके अलावा सेल्फ इंटरेस्ट, मटीरियलिज्म और वायलेंस। हम वायलेंस को भी देख सकते हैं कि वायलेंस को भी ये लोग क्या कर रहे थे कि ये लोग ले रहे थे वायलेंस। अच्छा, करप्शन, वायलेंस पर उन्होंने बात की थी। सो उन्होंने इन चीज़ों को, सेल्फ इंटरेस्ट, मटेरियलिज्म, वायलेंस, इनको प्रेफर किया था ओवर स्पिरिचुअलिटी, ओवर पीस, ओवर चैरिटी। सो इन सब से बढ़कर उनके लिए उनका जो सेल्फ इंटरेस्ट था ये ज़रूरी था। सो ही ऑल्सो सजेस्टेड दैट द प्रायोरिटीज ऑफ द सोसाइटी वर मिसप्लेस्ड एंड द पीपल शुड फोकस मोर ऑन द इनर क्वालिटीज एंड द इटर्नल रिवॉर्ड्स rather than the outer appearance and the worldly pressure. So चौसर की जो presentations थी of the different class, वो बहुत ही ज़्यादा one of the because Chaucer was one of the first writer to present a very realistic and comprehensive picture. उसने क्या किया था कि उसने एक बहुत ही ज़्यादा realistic and हैंसिव पिक्चर को प्रेजेंट किया हुआ था चौसर ने। और चौसर के मुताबिक जो था द डिफरेंट क्लासेस एंड उसने जो एक्यूपेशंस लिए थे उस सोसाइटी, सो ही डिपिक्टेड द कैरेक्टर्स ऑफ कैंटरबरी टेल्स अकॉर्डिंग टू द सोशल स्टेटस, प्रोफेशंस। उसके जो कैरेक्टर्स थे, उनका जो सोशल स्टेटस था, उनके कैरेक्टर के सोशल स्टेटस, अगर हम उसके सोशल स्टेटस को डिस्कस करते हैं, सोशल स्टेटस, इसके अलावा सोशल स्टेटस, और सोशल स्टेटस के अलावा उसका उनके जो प्रोफेशन, उसके जो, इसके अलावा एजुकेशन, और उसके अलावा एजुकेशन, द लाइफ स्टाइल और सो ये सारी चीज़ें शो हाउ दे इंटरेक्टेड एंड रिलेटेड टू ईच अदर। सो उसने क्या किया था कि उसने रिवील किया था द टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट को बिटवीन द क्लासेस, जो डिफरेंट, जो टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट था, टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द डिफरेंट क्लासेस को उसने ये भी दिखाया था, बिटवीन द डिफरेंट क्लासेस जो कॉन्फ्लिक्ट था उसने ये भी शो करवाया था अपने कैंटरबरी टेल में। उसने जो अगर हम देख लेते हैं कि जिस तरह से नाइट है, जिस तरह से स्क्वायर था, और जिस तरह से उनकी जो रेजिस्टमेंट थी, रीव था या फिर मिलर था या फिर द कंटेम्प्ट ऑफ द फ्रायर था या समनर था, तो ये डिफरेंट कैरेक्टर्स हमें बहुत कुछ देते हैं सीखने के लिए, उनको क्रिटिसाइज करने के लिए, उनकी जो मल्टीपल व्यूज़ हैं। सो ही ऑल्सो शोड द डाइवर्सिटी एंड complexity of each class and how they could be both admirable and how they could be both admirable depending on their actions and motives. So उसने क्या किया था कि the class distinction were not fixed or absolute. उसने क्या किया था कि जो क्लास के जो डिस्टिंक्शन है वो एब्सोल्यूट नहीं है, वो फिक्स्ड नहीं है,
लेकिन क्या है वो फ्लूइड है, रिलेटिव है, और जिसमें पीपल कुड राइज और फॉल इन द सोशल हायरार्की डिपेंडिंग ऑन देयर मेरिट एंड फॉर्चून्स। तो ये उसका कॉन्सेप्ट था चौसर का। चौसर के अगर स्टाइल और टेक्निक की बात करते हैं कैंटरबरी टेल में, तो उसका जो टेक्निक्स थे वो वर वेरिएड एंड वर्सेटाइल डिपेंडिंग ऑन द जॉनरा, द सब्जेक्ट एंड द ऑडियंस ऑफ हिज वर्क। उसने ही कुड राइट इन अ हाई, मीडियम एंड लो लाइफ स्टाइल्स। उसने क्या किया था कि उसका जो मीडियम था, मीडियम ऑफ राइटिंग जो था कैंटरबरी टेल में, अगर हम देख लेते हैं मीडियम, तो वो लो भी था, हाई भी था, एंड वो क्या था कि वो उसने डिफरेंट मीडियम को स्टाइल को अपनाया हुआ था, जिसमें मीडियम भी था, लो भी था एंड हाई भी था, और स्टाइल थे, यूजिंग द डिफरेंट लेवल ऑफ डिक्शंस, सेंटेक्स एंड द टोन। उसने टोन को अपनाया हुआ था, और इसके साथ साथ ही ऑल्सो राइट इन अ डिफरेंट पोएटिक फॉर्म्स एंड मीटर्स सच एस कपलेट, बैलेड्स एंड स्टेंजा। उसने ये सब कुछ भी इस्तेमाल किया हुआ था। इसके अलावा अगर हम लिटरेरी डिवाइसेस की बात करते हैं, फिगर ऑफ स्पीच की बात करते हैं, तो उसमें सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, एलिट्रेशन, एसोनेंस, एंथिसिस, हाइपरबोले, आयरनीज एंड एलेग्री, उसने ये सब कुछ उसके राइटिंग टेक्निक में हम शामिल कर सकते हैं। सो ही आल्सो यूज्ड डिफरेंट नैरेटिव टेक्निक्स सच एज फ्रेमिंग, embedding, digressions, interpolating and इस तरह से चीज़ें उसने किया था, सिर्फ और सिर्फ इसलिए टू क्रिएट द कम्प्लेक्स एंड एंगेजिंग स्टोरी। उसने क्या किया था कि ही यूज्ड डिफरेंट मूड्स ऑफ नरेशन सच एज फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन, इस तरह से उसने लिमिटेड। तो उसने क्या किया था कि फर्स्ट पर्सन नैरेटिव में भी उसने बात की थी, थर्ड पर्सन नैरेटिव में भी बात की थी, इसलिए एनोनिमसली भी उसने बात की थी, सिर्फ और सिर्फ इसलिए टू क्रिएट द डिफरेंट इफेक्ट एंड पर्सपेक्टिव। ही आल्सो यूज डिफरेंट सोर्स ऑफ अथॉरिटी सच एज एक्सपीरियंस, रीजन, ट्रेडिशंस, इसलिए ताकि टू सपोर्ट और टू चैलेंज द आर्गूमेंट और द क्लेम्स। सो द नेम्स एंड फिर हम यहाँ पर अगर हम लिख लेते हैं कि जो कैंटरबरी टेल में जो हमारे पास जो नेम्स हैं या फिर ऑर्डर ऑफ द टेल्स हैं, so the tails and are not fixed, are definitely as definitive as Chaucer did not complete his original plans of having each pilgrim two tales on way to the Canterbury and two on the way back। जिस तरह से उसने क्या किया था कि उसने डिस्कशंस की थी कि उन्होंने डिसाइड किया हुआ था कि जाते हुए भी उन्होंने क्या करना है कि दो टेल्स को, और फिर वापसी पर भी उन्होंने दो टेल्स को सुनाना है ईच कैरेक्टर्स। लेकिन ये जो काम था ये कंप्लीट नहीं हुआ, और इनकी जो ऑर्डर है ये चौसर ने कहीं पर नहीं लिखा हुआ है कि ये इस किस्म के, लेकिन हमें जितना पता है वो ये पता है कि जो सबसे पहला जो टेल था वो नाइट, वो उसमें सबसे पहले हमारे पास द जर्नल प्रोलॉग आता है, जिसमें हमें एक इंट्रोडक्शन मिलता है, द जर्नल प्रोलॉग। ये जर्नल प्रोलॉग है। जर्नल प्रोलॉग सेकंड पर हमारे पास है द नाइट टेल्स। यहाँ पर मैं ये टेल्स लिख लेता हूँ, द नाइट टेल्स। और इसके अलावा फिर हमारे पास है द मिलर टेल्स, द मिलर टेल्स। और फिर फोर्थ नंबर पर है हमारे पास द रीव्स, द रीव्स टेल्स। फिर फिफ्थ नंबर पर है हमारे पास द कुक्स। फिफ्थ नंबर पर हमारे पास है मिलर, के बाद है हमारे पास रीव्स, और रीव के बाद है फिर हमारे पास कुक्स एंड द प्रोलॉग, कुक्स प्रोलॉग, कुक्स प्रोलॉग एंड टेल। ये सॉरी ये टेल है, टेल्स नहीं है, टेल उसकी टेल है। सिक्स नंबर पर हमारे पास है द मैन ऑफ लॉ, द मैन ऑफ लॉ, द मैन ऑफ लॉ है, द मैन ऑफ लॉ इंट्रोडक्शन है, द मैन ऑफ लॉ इंट्रोडक्शन है हमारे पास। इसके अलावा फिर हमारे पास आता है यहाँ पर, अगर हम देख लेते हैं द मैन ऑफ लॉ इंट्रोडक्शन, प्रोलॉग, टेल एंड एपिलॉग। द वाइफ ऑफ बाथ भी हमारे पास है, द वाइफ ऑफ बेथ का जो एक टेल है वो भी हमारे पास है यहाँ पर।
उसका प्रोलॉग भी है, द वाइफ ऑफ वेथ्स प्रोलॉग। और इसके अलावा द फ्रायर प्रोलॉग, द फ्रायर्स प्रोलॉग, द फ्रायर प्रोलॉग्स। और इसके अलावा फिर हमारे पास है द समनर, द समनर्स प्रोलॉग, द समनर प्रोलॉग। और फिर हमारे पास है द क्लर्क प्रोलॉग, द मर्चेंट प्रोलॉग, the squire introductions, the franklins, the physicians, the partner, the shipman, the tale of Sir Thopas, the tale of Malaby, the monk prologue, the nun priest prologue, the second nun prologue, the canons Yemen's prologue, the mancipal prologue, the parson prologue, the Chaucer retractions। तो इस तरह से हमारे साथ जो तरतीब में ये जब आते हैं यहाँ पर हमारे पास हैं, तो हम यहाँ पर हम इसको डिस्कस कर सकते हैं। इसमें हम वन बाय वन अगर हम देख लेते हैं कि जो चीज़ें हैं यहाँ पर जर्नल प्रोलॉग में क्या लिखा हुआ है, या फिर हम ये बाकी एक दो टेल्स को उठाएंगे, उसको डिस्कस करेंगे डिफरेंट पर्सपेक्टिव से, तो यहाँ पर हमें पता चल जाएगा कि क्या आ सकता है और क्या था। हम इसके थीम्स भी देखेंगे और इसके हम डिफरेंट पर्सपेक्टिव को भी हम सुनेंगे। अब यहाँ पर अगर हम सबसे पहले अगर जनरल प्रोलॉग की बात करते हैं, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वन बाय वन, हम यहाँ पर इसको हम डिस्कस करते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम यहाँ पर जनरल प्रोलॉग की बात करते हैं, तो जनरल प्रोलॉग, अब ये जनरल प्रोलॉग जो था ये इंट्रोड्यूस द प्रेमिसेस ऑफ द पिलग्रिमेज टू द कैंटरबरी एंड द स्टोरी टेलिंग कंटेस्ट, और ये प्रोवाइड करता है डिस्क्रिप्शंस ऑफ ईच पिलग्रिम का। अब यहाँ पर जनरल प्रोलॉग से हमें जो थीम्स मिलते हैं उसमें हमें सोशल सटायर का भी हमें थीम मिलता है, द डाइवर्सिटी of the medieval society। अब यहाँ पर डाइवर्सिटी ऑफ द मिडिवल सोसाइटी भी है, द डाइवर्सिटी ऑफ द मिडिवल सोसाइटी। इसके अलावा जो अगर हम देख लेते हैं कि नाइट का जो सबसे पहले जो टेल है हमारे पास, द फर्स्ट टेल जो था हमारे पास द नाइट टेल, द नाइट्स टेल। अब जो नाइट टेल है उसमें हमारे पास 2 नाइट्स होते हैं, 2 नाइट्स होते हैं यहाँ पर, और 2 नाइट्स में एक का नाम होता है हमारे पास प्लॉमन और दूसरे का नाम होता है अरसाइट, प्लॉमन एंड अरसाइट। अब ये कंपीट करते हैं एक दूसरे को, कंपीट। अब कंपीट किस तरह से करते हैं कि कंपीट फॉर द लव ऑफ एमिली। एक लड़की होती है जिसका नाम एमिली है। अब एमिली के लिए वो लोग क्या करते हैं, एक दूसरे को कंपीट करने की कोशिश करते हैं। इनका जो थीम है, थीम हमारे पास क्या है, कोर्टली लव है, कोर्टली लव। और कोर्टली लव के अलावा शिवलरी भी है, शिवलरी बहादुरी को कहते हैं, शिवलरी। और फेट भी है, फेट वर्सेस फ्री विल, फेट वर्सेस फ्री विल। तो ये जो था हमारे पास नाइट के टेल में हमारे पास ये चीज़ें हैं। अब नाइट के टेल को अगर हम कहते हैं तो दिस इज़ द फर्स्ट स्टोरी इन द जॉफरी चॉसर द कैंटरबरी टेल, और ये कम्प्लेक्स नैरेटिव है दैट कैन बी एनालाइज्ड फ्रॉम द वेरियस पर्सपेक्टिव। अगर हम थोड़ी सी समरी देख लेते हैं इस नाइट टेल की, तो वो ये है कि नाइट टेल जो है इज सेट इन एंशिएंट ग्रीस। इसका जो बैकग्राउंड है, जो सेटिंग है, वो है एंशिएंट ग्रीस। अब एंशिएंट ग्रीस है, अब एंशिएंट ग्रीस में क्या होता है कि द स्टोरी ऑफ द टू जो तीबन है, तीबन कजन, दो तीबन्स कजन्स होते हैं जो दोनों ही नाइट्स होते हैं, एक का नाम प्लॉमेन और दूसरे का नाम अरसाइड है।
तो वो क्या होते हैं कि हु आर कैप्चर्ड बाय द ड्यूक ऑफ थीसिस ऑफ एथेंस। एथन का जो एक ड्यूक होता है एथेंस का, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि एथन का एक ड्यूक होता है, उसको द ड्यूक अरेस्टेड बोथ ऑफ देम। अब बोथ फॉल इन लव विथ एमिली, और एमिली कौन होती है? द सिस्टर इन लॉ ऑफ द ड्यूक। सो अब उसके बाद क्या करता है कि दे कम्पीट फॉर हर हैंड इन अ टूर्नामेंट, क्योंकि क्या होता है कि एक भाग जाता है, वन इज एस्केप्ड एंड अदर वन इज सेट फ्री, और उसके बाद दे अरेंज अ टूर्नामेंट। अब टूर्नामेंट क्या होता है कि वो इसलिए वो लोग फाइट करते हैं, कम्पीट करते हैं, मुकाबला करते हैं, ताकि वो उनको ये एमिली मिल जाए। सो इस दौरान जो गॉड्स होते हैं वो भी इंटरवीन्स करते हैं टू डिसाइड देयर फेट्स विद आरसाइट विनिंग द टूर्नामेंट। जब आरसाइट क्या कर लाता है? विनिंग द टूर्नामेंट। और उसके साथ साथ लेकिन जब टूर्नामेंट तो वो वन कर लेता है, लेकिन शॉर्टली आफ्टर इट वो मर जाता है, एंड लिविंग द प्लॉमन टू मैरी द एमिली। अब अगर हम इसको साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से देखते हैं, इसी स्टोरी को अगर हम साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से देखते हैं, सो दैट द टेल एक्सप्लोर द थीम ऑफ द लव फेट्स, जो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ भी है, विच कैन बी एनालाइज थ्रू साइकोलॉजिकल लेंसेज सच एज फ्रॉडियन थ्योरी का। अगर फ्रॉड का जो सेगमेंट फ्रॉइड था, अगर फ्रॉडियन थ्योरी को अगर हम देख लेते हैं, तो इसमें हमें मिलता है कि हम फोकस कर सकते हैं द सबकॉन्शियस डिज़ायर्स पर, कॉन्फ्लिक्ट पर बिटवीन द करेक्टर, और इनकी जो इंटेंस रेवलरी है बिटवीन द फ्लॉमन एंड असाइड कैन बी सीन एज द मैनिफेस्टेशन ऑफ repressed desire and the human psyche complexion। अब यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि जो नाइट था उन दिनों का, उनके बारे में सिर्फ यही एक व्यू हो था कि जो नाइट की ज़िंदगी है उसमें ऑनर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। उसकी ज़िंदगी में सिर्फ मरना, लोगों के लिए फाइट करना, लोगों के लिए जीना, उनके लिए मरना। सो ये एक्सटेंडेड व्यू था नाइट के बारे में। उनके फीलिंग्स के बारे में कभी भी किसी ने कोई बात नहीं की। लेकिन यहाँ पर जो ओरिजिनली जो चौसर था, जो चौसर ने ओरिजिनली उनकी जो फीलिंग्स की उसको एड्रेस किया कि उनके भी दे वर सपोज टू फाइट फॉर द पीपल, दे वर सपोज टू फाइट फॉर द for the cause of the country, they were supposed to die for the people। लेकिन उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने अपने डिज़ायर्स को फुलफिल करने के लिए they were fighting and they were trying to get the hand of the MLE। तो यहाँ पर जो suppressed desires थे उनकी हम बात कर सकते हैं। moral perspective भी हमें यहाँ पर मिलता है। social psychological perspective के अलावा हम अगर moral perspective यहाँ पर मैं लिखता हूँ, ये कुछ perspectives हैं साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है। इसके अलावा फिर हमारे पास यहाँ पर मॉरल पर्सपेक्टिव भी आता है। अब मॉरल पर्सपेक्टिव में अगर हम स्टोरी को ग्रैपल करते हैं विद द क्वेश्चन ऑफ जस्टिस एंड वर्च्यू, तो यहाँ पर द रोल ऑफ द डिवाइन प्रोविडेंस की अगर हम बात करते हैं, तो अगर हम ड्यूक को देखते हैं एज अ रूलर जो इम्बॉडीज करता है द आइडियल ऑफ जस्टिस एंड ऑर्डर, वाइल द कंपटीशन बिटवीन प्लॉमन एंड अरसाइट राइजेस द क्वेश्चन अबाउट द नेचर ऑफ द ट्रू नोबैलिटी एंड द मॉरल कंडक्ट, जिस तरह से अभी मैंने पहले डिस्कस किया। इसके अलावा अगर हम सोशल पर्सपेक्टिव को देखते हैं, सोशल पर्सपेक्टिव, सो सोशली द टेल्स रिफ्लेक्ट the hierarchical structure of the medieval society and the role of expected individual within it। So जो character के actions they are heavily influenced by their social status and the expectation of the chivalric behavior, जो highlight कर रहे थे the importance of honor and reputations को। इसके अलावा अगर हम दूसरे perspective को भी यहाँ पर हमें मिलता है जो है sexual perspective। So the tale can be interpreted through the lens of the courtly love, where romantic desire is both idealized and fraught with suffering। तो जो करेक्टर की जो ख्वाहिशात थी, जो लॉन्गिंग थी फॉर एमिली, वो रिप्रेजेंट कर रहे थे द टेंशन बिटवीन द फिजिकल डिज़ायर एंड द सोशल कन्वेंशन ऑफ लव एंड मैरिज। इसके अलावा अगर हम कोई थ्योरी को यहाँ पर अगर हम इसको अप्लाई करते हैं इसी स्टोरी पर, तो यहाँ पर स्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं, सो द टेल कैन बी एग्जामिन्ड फ्रॉम द डिपिक्शन ऑफ द जेंडर एंड द सेक्सुअलिटी नॉर्म्स, while the primary narrative is a heterosexual and the intense bout between Plowman and Aside in their rivalry over Emily can be read as a commentary of the fluidity of desire and the constraint of heteronormative society। तो ये भी हमारे पास है। इसके अलावा अगर हम कॉलोनियल पर्सपेक्टिव को भी अगर यहाँ पर हम देख सकते हैं, कॉलोनियल
पर्सपेक्टिव को भी, कॉलोनियल जो पर्सपेक्टिव है हम उसको भी देख सकते हैं। सो कॉलोनियल पर्सपेक्टिव मीन्स द टेल कैन बी सीन एज द रिफ्लेक्शंस ऑफ इंपीरियल डायनामिक्स ऑफ द टाइम, क्योंकि जो ड्यूक की जो कॉन्क्वेस्ट थी एंड द subjugations of the thieves serving as a backdrop for the narrative. So the power struggle and the impositions of Athens rule or the जो एथियंस के जो रूल्स थे जो थीव्स पर उन्होंने क्या किए थे, क्योंकि इस ड्यूक ने अपने रूल्स अप्लाई किए थे, कैन बी इंटरप्टेड एज अ मेटाफर फॉर द कॉलोनियल डोमिनेशन एंड रेजिस्टेंस। तो इस स्टोरी को हम मुख्तलिफ मल्टी एंगल से हम देख सकते हैं। इस तरह से अगर हम दूसरे स्टोरीज को देखते हैं, मिलर स्टोरी को देखते हैं, द मिलर, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, अगर जो दूसरा एक और स्टोरी लेते हैं, द मिलर्स, द मिलर्स टेल, द मिलर्स टेल। अब द मिलर टेल अराउंड द कारपेंटर नेम जॉन, उसकी जो एक मैन होता है उसका नेम जॉन, और उसकी हिज यंग वाइफ एलिसन, उसकी यंग वाइफ एलिसन होते, और इसके अलावा टू अदर मैन जिसमें एक का नाम है निकोलस और दूसरे का नाम है एप्सोलन, निकोलस एंड एप्सोलन। अब ये दोनों क्या करते हैं कि निकोलस स्पेशली जो क्लेवर स्टूडेंट था कन्विंस द जॉन कि द सेकेंड ग्रेट फ्लड इज कमिंग, और उसको परसुएड करता है, परसुएड हिम टू हैंग 3 ट्यूब्स फ्रॉम द रूफ और टू एस्केप द वाटर, के 3 ट्यूब्स को हम क्या करते हैं, हैंग कर लेते हैं ऊपर छत से, ताकि फिर जब पानी सर तक आ जाए तो फिर हम उस ट्यूब के ज़रिए हम एस्केप, वी कैन सक्सेसफुली एस्केप फ्रॉम द वाटर। सो निकोलस प्लान टू स्पेंड एक्चुअली द नाइट विद एलिसन। अब एप्सोलन जो होता है वो एक क्लर्क होता है, वो भी क्या करता है, वो आल्सो डिजायर एलिसन टू अटेम्प्ट टू फिजिकली परसुएड हर, लेकिन शी ट्रिक्स हिम इनटू किसिंग हर बैक साइड इन द डार्क when Absalom discovered the deceit. So he returns with a hot iron to brand Nicholas, who trying to trick the Absalom again, और इस तरह से क्या करते हैं कि वो जल जाता है। तो एक्चुअली ये स्टोरी है रिलेटेड टू द सेक्सुअलिटी एक्सेट्रा। इसमें अगर हम यही सेम अगर हम साइकोलॉजिकली पर्सपेक्टिव को देखते हैं तो इसमें जो थीम्स हमें डिपिक्शंस द थीम्स ऑफ डिसेप्शंस भी है, लस्ट एंड फोली, क्योंकि निकोलस एंड एलिसन जो अफेयर है इट ड्रिवन द फिजिकल डिज़ायर, वाइल जॉन्स का जो करेक्टर्स है वो हाईलाइट करते हैं द ह्यूमन टेंडेंसी टू बी मिसलीड बाय द फॉल्स इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पर सोशल पर्सपेक्टिव से अगर इसी स्टोरी के बारे में हम बात करते हैं, सो द स्टोरी क्रिटिक सोशल नॉर्म एंड द क्लास डिस्टिंक्शन ऑन द मिडिवल पीरियड। ये भी हमें सोशल पर्सपेक्टिव में भी मिलता है, क्योंकि मिलर्स की जो टेल्स है वो एज अ काउंटर नैरेटिव है टू द नाइट नोबल स्टोरी, और ये चैलेंज करता है द हायरार्किकल ऑर्डर ऑफ द स्टोरी टेलिंग विद इन द ग्रुप ऑफ द पिलग्रिम। मॉरल पर्सपेक्टिव से बात करते हैं, सो द टेल सजेस्ट दैट द जॉन जेलसी एंड द प्रोग्रेसिवनेस आर ब्लेम फॉर हिज डाउनफॉल, और मिलर क्या होता है, सीम्स टू इम्प्लॉय दैट जस्टिस इज सर्व थ्रू एलिसन्स इनफिडेलिटी एज द रिस्पॉन्स टू जॉन्स कंट्रोलिंग नेचर। सेक्शुअल पर्सपेक्टिव भी यहाँ पर है हमारे पास, द टेल्स प्रोवाइड अ मोर realistic portrayal of the sexual relationship compared to the idealized courtly love of the time. It used infidelity and sexual humor to depict the character's true intention and desire. क्यूर थ्योरी पर अगर हम बात करते हैं तो क्यूर थ्योरी में क्या है हमारे पास कि some interpretations suggest that the tale challenge the heteronormative reading and can be seen as a commentary on the fluidity of the desire and the performance of the gender role. तो मिलर का जो टेल है इज रीच एंड वो क्या है, इज रीच इन इट्स कम्प्लेक्सिटी, और ऑफर अक्सर ये हमें ऑफर करता है ह्यूमरस येट इनसाइटफुल लुक इनटू द ह्यूमन बिहेवियर। तो कैंटरबरी टेल के हम अगर एक इस तरह से अगर हम डिस्कस करते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें, जिस तरह से हमने कहा कि साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव भी है, सोशल पर्सपेक्टिव है, इंपीरियलिज्म, कॉलोनियलिज्म, बहुत सारे पर्सपेक्टिव हमें देखने को मिल सकते हैं।
चौसर की जो सबसे अहम जो पोर्ट्रेल थी वो द पोर्ट्रेल, यहाँ पर मैं मेंशन कर लेता हूँ कि चौसर के द पोर्ट्रेल ऑफ द ह्यू वुमेन, पोर्ट्रेल of depictions of women, डिपिक्शन ऑफ वुमेन जो उसने किया था। अब डिपिक्शन ऑफ वुमेन क्या था कैंटरबरी टेल में, ये एक कम्प्लेक्स थिंग, एक चीज़ थी, और ये अपने टाइम से आगे की चीज़ थी, क्योंकि उसने जो वुमेन्स को एज अ मल्टी फैसेटेड ऐसे करेक्टर को प्रेजेंट किया था जिसने चैलेंज किए थे। ये जो वुमेन्स थी इन्होंने चैलेंज किया था सोसाइटल, इन्होंने सोसाइटल जो नॉर्म्स थे, सोसाइटल नॉर्म्स थे, और सोसाइटल नॉर्म्स के साथ साथ जो एक्सपेक्टेशन थे, जो एक्सपेक्टेशंस थे उनको उसने क्या किया था, उसने चैलेंज किया था। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं वाइफ ऑफ बाथ की, द वाइफ ऑफ बात की अगर हम बात करते हैं, जो एक टेल है, अब वो क्या करते हैं, वन ऑफ द मोस्ट 5 फीमेल कैरेक्टर्स, द वाइफ ऑफ बात इज अ स्ट्रॉन्ग विल्ड एंड इंडिपेंडेंट। अब ये कौन थी, एक स्ट्रॉन्ग विल्ड वुमेन थी, और एक इंडिपेंडेंट वुमेन थी, और उसने क्या किया था कि शी हैज़ बीन मैरिड 5 टाइम्स, और उसका जो रवैया था वो अनअपोलोजेटिक था अबाउट हर सेक्सुअल डिज़ायर एंड एक्सपीरियंस। She uses her prologue to argue against the traditional view that women should be meek, submissive। उसने क्या किया था, चैलेंज किया था कि औरतें जो थी, जो ट्रेडिशनली उनको देखा जा रहा था कि वो मीक होंगी, सबमिसिव होंगी, उसने इस को चैलेंज किया, और उसने क्या किया कि इंस्टेड टू बी मीक और सबमिसिव, उसने क्या किया कि शी एडुकेट फॉर फीमेल सोवरेनिटी एंड इन मैरिज, कि उसके चॉइस की बात की थी उसने कि किस तरह से अपनी चॉइस को एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर हम एक और टेल को लेते हैं, द प्रायरस टेल को अगर हम लेते हैं यहाँ पर, द प्रायरस टेल, सो द प्रायरस थ्रू अ नन, एक दाव अ नन, ये कौन थी, ये एक नन थी, अ रिलीजियस फीमेल, और उसको डिपिक्ट किया था विद अ एलिगेंट मैनर एंड अ कंसर्न फॉर हर अपीयरेंस विच सजेस्ट अ सर्टन वर्डलीनेस। तो जो दुनियावी दिखावा था उसको सजेस्ट करती हैं ये सारी चीज़ें। उसका जो टेल है विच इज़ अबाउट एक छोटे बच्चे के बारे में था जिसको मार दिया गया था, और आल्सो शो हर कंपैशनेट साइड। अगर हम इसी तरह से नाइट टेल में अगर हम इमिली को देखते हैं, सो इमिली टेल में भी इमिली जो थी एक इनिशियली एक उसको ऐसा डिपिक्ट किया गया था कि जैसे कि वो एक ट्रेडिशनल ऑब्जेक्ट ऑफ डिज़ायर है, लेकिन फिर बाद में अगर हम उसके रोल को देखते हैं तो वो शी एजर्ट हर ओन डिज़ायर व्हेन शी प्रेज टू डायना फॉर एनाटॉमी एंड टू अवॉइड मैरिज इफ़ इट इज़ नॉट टू हर चोजन सूटर। उसने क्या किया था कि उसने अपने मर्जी के मुताबिक, दोनों उससे मोहब्बत करते थे, दोनों नाइट से, लेकिन उसने फिर भी अपनी मर्जी से उसने सिलेक्शन की। सो चौसर फीमेल कैरेक्टर ऑफन डिफाई द एक्सपेक्टेशन प्लेस्ड अपॉन देम बाय द सोसाइटी, शोइंग स्ट्रेंथ, इंटेलिजेंस एंड एजेंसी। His work reflect an understanding of the complexity of gender roles and the potential of women to assert their strength and independence। तो ये हमारे पास चौसर की कैंटरबरी टेल थी। चौसर का जो था वो ह्यूमरस था, वो सीरियस नहीं था, इसलिए मैथ्यू आर्नोल्ड कहता है कि चौसर जो था वो नो डाउट कि वो एक बेहतरीन पोइट था, फादर ऑफ पोइट्री भी था, फादर ऑफ इंग्लिश भी है, लेकिन वो ग्रेटेस्ट नहीं था। जैसे कि हमारे पास अगर क्लासिकल देखते, होमर को देखते हैं, या फिर डांटे को देखते हैं, या फिर इवन इंग्लिश में शेक्सपियर या मिल्टन को ले लेते हैं, तो अकॉर्डिंग टू मैथ्यू आर्नोल्ड उसने कहा था कि वह इस तरह से चौसर नहीं था, क्योंकि चौसर में जो था हाई सीरियसनेस नहीं थी। चौसर में ह्यूमरस थे, जिसमें तकरीबन जो 20 टेल्स थे
वो सीरियस थे और फोक टेल्स जो थे वो ह्यूमस टेल थे, उसमें हमें मजाक भी मिलता है, और जो आयरनी थी, सटायर था, वो भी माइल्ड था, वो भी स्ट्रिक किस्म का नहीं था। चौसर एक ऐसा इंसान था जो पास्ट को स्टडी कर रहा था, जिसने पास्ट को स्टडी किया, प्रेजेंट को ऑब्जर्व किया, और फ्यूचर के लिए उसने एक वो मतलब वो प्रेजेंट में जी रहा था और होप कर रहा था फ्यूचर की जो आने वाला जो दौर होगा वो बेहतरीन दौर होगा, इस किस्म का वो एक उम्मीद कर रहा था। सो आई होप आपको कैंटरबरी टेल चौसर के बारे में, जो इंग्लिश पीरियड था, जो सबसे अहम पीरियड था, उसके बारे में आपको अब आइडिया हो चुका होगा। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, so kindly ask me immediately. So thank you so much.